टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, आज बिहार का कन्हैया, हालांकि पहचान उसको दिल्ली से ही मिला है, लेकिन आज दिल्ली की सड़कों पर उसने एक दिखा दिया कि इस बिहारी के छोरा में कितना दम है। उसने दिखा दिया कि एक छात्र नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी से सीधी टक्कर लेकर जो राष्ट्रीय फलक पर जो एक उभरता हुआ चेहरे के रूप में सामने आया, उस उभरते हुए चेहरे की ताकत आज भी बरकरार है। आज भी युवा पीढ़ी किस तरीके से आकर्षित है, महिला और पुरुष किस तरीके से कन्हैया को देखने को ललायित हैं या देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, ये आज दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला। हालांकि दिल्ली में भीड़ को इकट्ठा करने का तरीका अपना अलग तरीका है। वहाँ बिना पैसे के लोग सड़क पर नहीं उतरते हैं। चर्चा ये सरेआम होता है कि भाई पैसे के बगैर तो यहाँ दिल्ली में रैली में भी लोग जाने के लिए पैसे चाहिए। लेकिन उस दौर में कन्हैया के साथ इस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर हुजूम निकला, बीजेपी खेमे में इसको लेकर एक अलग तरीके की का दहशत है। ये चर्चा दिल्ली की सड़कों पर हो रही है और गूंज बिहार में सुनाई दे रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं बिहार का एक बड़ा फोर्स इन दिनों दिल्ली में कैंप कर रहा है कन्हैया को लेकर। और यही वजह है कि मनोज तिवारी, जो अभी तक अपने आप को पूर्वांचली कहते थे, अब यूपी और बिहार के बीच वोटों का बंटवारा हो जाए, इसके लिए अब वो अपने आप को गोरखपुरिया कहना शुरू कर दिए हैं, मतलब यूपी वाले कहना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हालात, राजनीति हालात कुछ इसी दिशा की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, आज कन्हैया ने नॉमिनेशन किया है और नॉमिनेशन के बाद जब वो सभा को संबोधित करने जब पहुंचे तो देखिए उनका अंदाज, कन्हैया उसी अंदाज में दिखा। और इसी अंदाज को से बीजेपी घबराई हुई है कि कहीं कन्हैया खेला तो नहीं करने आ गया है, क्योंकि संवाद में, संप्रेषण में, बातों को रखने में कहीं न कहीं कन्हैया भोजपुरी स्टार पवन सिंह हो, चाहे जो कोई भी हो, मनोज तिवारी हल्के नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब वहां बीजेपी के लिए एक ही मंत्र बचा है, और वो मंत्र है कि जो एक कॉमनल एजेंडा है, उन एजेंडे को कैसे हम आगे लाएं। बिहार में भी लगातार वो कोशिश हो रही है। तीसरे चरण तक तो वो एजेंडा सामने नहीं आ सका है, लेकिन कोशिश यही होगी कि किसी तरीके से वो एजेंडा एक बार फिर से उभरे, तभी जो है बीजेपी का नैया पार, बिहार से लेकर दिल्ली तक जहां कहीं भी राजनीति चल रही है, पार खेवैया तो यही है, यही कॉमनल एजेंडा है। इसके अलावा किसी एजेंडे में वो न ताकत दिख रही है जो वोटर को मतदान केंद्र तक खींच सके, न ही किसी एजेंडे को लेकर बीजेपी की कोई तैयारी दिख रही है। तो जरा सुनिए जय कन्हैया लाल का क्या कह रहा है दिल्ली में, किस तरीके से मोदी से लेके, शाह से लेके और तिवारी तक को अपने अंदाज में हुंकार भरकर चुनौती दे रहा है। कि धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म का मतलब होता है निर्बल को शक्ति देना। धर्म का मतलब होता है सत्य के साथ खड़ा होना। कृष्ण जेल में पैदा हुए, चाहते तो सत्ता की तानाशाही के सामने झुक करके मामा कंस के दरबार में अपने लिए एक सीट पक्की कर लेते हैं। लेकिन भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने कंस के दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया, गोकुल वासियों का गाय चराना स्वीकार किया। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच खड़ा हूं, ये इतिहास का एक शानदार संयोग है। इतिहास का शानदार संयोग ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आगे इंडिया महिला को, मैं हर महिला का दिल से सम्मान करता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश की एक आदरणीय महिला के गले में मंगलसूत्र डाला। उस महिला का नाम यशोदा है और मेरा नाम कन्हैया है। तो याद रखिएगा कि इतिहास का संयोग है कि हम गंगा किनारे पैदा हुए
हमारी जन्मभूमि गंगा के किनारे है और आज हमारी कर्मभूमि यमुना का किनारा बन रहा है। और हम किताबों में पढ़ा करते थे कि यह कदम का पेड़ अगर ना होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे। आज आप तमाम लोगों के सामने किसी एक व्यक्ति को सांसद बनाने का सवाल नहीं। आज आप तमाम लोगों के सामने किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है। आज आप तमाम लोगों के सामने किसी एक गठबंधन का सरकार बनाने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इस देश के आम नागरिकों के आत्मसम्मान के साथ खेला जा रहा है। वोट की लड़ाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वोट की लड़ाई में कोई एक बार सांसद बने, 2 बार सांसद बने कि 10 बार सांसद बने, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मौजूदा शाह और तानाशाह हैं, ये सिर्फ आपसे वोट नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दोबारा आपके ऊपर अंग्रेजों की गुलामी थोप दी जाए। ये चाहते हैं कि इस देश में जो संविधान बना, बापू ने जिसके लिए खून बहाया, बापू ने अपनी जान गंवाई, शहीद बापू कहा करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे। बापू के इस देश में जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संविधान की व्यवस्था में चाहे हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला इंसान हो या जूता सिलने वाला इंसान हो, सबका वोट बराबर होगा। यह जो संविधान की ताकत है, उस संविधान की ताकत को आप कमजोर कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में सरकार बनाने के लिए 280 सीट काफी है। इस देश में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए 280 सीट काफी है। इस देश में महंगाई खत्म करने के लिए 280 सीट काफी है। आप तमाम अपने दिल पे हाथ रख करके जरा सोचिएगा कि 400 सीट इनको क्यों चाहिए। ऐसा कौन सा काम है जो ये नहीं किए हैं और करना चाहते हैं? ये कौन सा टेलर की बात कर रहे हैं और ये कौन सा फिल्म हमको दिखाना चाहते हैं? इसके बारे में आप विचार कीजिएगा। इसीलिए आज जब हम आपके बीच आए हैं तो 3 मुख्य बिंदु पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला, मैं प्रत्याशी नहीं हूं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो 24 लाख लोग हैं वो प्रत्याशी हैं, उनको प्रत्याशी बनना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोचिए, दिल्ली में 7 सीट है, 6 सीट पे टिकट काट दिया गया। साहब सिंह वर्मा जी का बेटा का टिकट काट दिया गया और सुषमा स्वराज जी की बेटी को टिकट दे दिया गया। आए परिवार का सवाल ये है कि क्या वो 6 सांसद काम नहीं करते थे? अगर काम नहीं करते थे तो उनका टिकट काटा गया, तो इस क्षेत्र के जो सांसद हैं उनको क्यों टिकट दे दिया गया है? इस पर जरा आप लोग विचार कीजिएगा। और वो विपक्ष को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि 10 साल में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। आजकल मीडिया वाले लोग यहाँ खड़े हैं, मीडिया वाले कहते हैं कि 14,000 करोड़ का काम किया है, मीडिया में वो बोल रहे हैं। आप लोग बता दीजिए, माननीय सांसद जी का 14,000 करोड़ का काम दिखाई देता है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? या तो सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया दिया नहीं, या 14,000 करोड़ अगर रुपया दिया तो उसका हुआ क्या? उसका हुआ क्या? तो जब वोट मांगने आएंगे तो माननीय सांसद से पूछिएगा, सांसद जी बताइए 14,000 करोड़ में कितना जीरो होता है? क्योंकि 10 साल में तो आपने सिर्फ जीरो ही दिया है। और दूसरी बात, ये आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है। 6 सीट पे कैंडिडेट बदल दिया, आपका कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि चुनाव के वक्त माननीय सांसद महोदय आएंगे, थोड़ा मनोरंजन करेंगे और वोट लेकर के चले जाएंगे। ऐसा होगा क्या? ऐसा आप होना देना चाहते हैं?
इसीलिए मैंने कहा कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं। आपको अपने हक और अधिकार के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले जो आम लोग हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए इस बार प्रत्याशी बनना पड़ेगा। आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मुझे चुनाव लड़ेंगे, आपका प्रत्याशी है ना, आपका एमपी है ना। तो अभी एक मीडिया वाले पूछ रहे थे कि कुछ नेता नाराज हैं। नेता नाराज हो जाए तो हो जाए मैडम, जनता नहीं नाराज होना चाहिए। और जनता जिससे नाराज हो जाती है ना, कितना भी सेटिंग गेटिंग कर लीजिए, ऐसा परसेंटेज बढ़ाएंगे ना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोग कि सब सेटिंग घर में ही रखा रह जाएगा। और आखिरी बात ये कि मेरी कहानी और आपकी कहानी बहुत अलग नहीं है। जब मैं पहली बार दिल्ली में संसद का प्रत्याशी बना की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई कि मैं बाहरी आदमी हूं। बोलिए, बिहारी आदमी को बाहरी कहना ये कोई नया बात है? बिहारी को तो बाहरी कहते हैं ना जी। लेकिन याद रखिएगा कि बिहारी जिसको आप बाहरी कहते हैं, वो अगर आता नहीं तो आपका रोड नहीं साफ हो पाता, आप टेम्पो पे नहीं चढ़ पाते, आपकी सड़कें नहीं बनती, आपका बिल्डिंग नहीं बनता। और हम खाली मजदूरी नहीं करते हैं, हम गृह मंत्रालय जहाँ जैसा आके पप्पा बैठते हैं वहाँ सेक्रेटरी भी बनते हैं। और ये इस देश के संविधान की ताकत है, एक आंगनबाड़ी का बच्चा भी पीएचडी करके ऑल इंडिया रैंक 1 ला करके अपने नाम में शान से डॉक्टर कन्हैया कुमार लगा सकता है। ये इस देश के संविधान की ताकत है। इसीलिए मैं आप सबसे ये अपील करता हूं, आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10 विधानसभा है और हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं है। हमने जो है कोई दवा कंपनी बनाने वाली बेईमान कंपनी से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से चंदा नहीं दिया। हमारी तो पार्टी का खाता भी सीज कर दिया गया है और कोई विरासत तो हमारे पास है नहीं। कोई हम गृह मंत्री हैं कि हमारा बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा? ना हमारे बाबूजी गृह मंत्री हैं, हमारी माता जी तो आंगनबाड़ी में काम करती हैं। तो ना हमारे पास धन है ना संसाधन है। लेकिन हमारे पास एक चीज है, सूरत के लोगों की सीरत आप लोगों की नहीं होने देंगे। सूरत का उम्मीदवार भाग गया और वहां के लाखों वोटर देखते रह गए और बिना चुने ही कोई एमपी बन गया। यहाँ खड़ा होकर के हम इस देश का नमक खाए हैं। आपके सामने ये शपथ लेते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे रगों में आखिरी कतरे तक हम अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, हम भागने वाले नहीं। इसीलिए आपसे हम अपील करते हैं कि ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है और इस न्याय की लड़ाई में बोलिए आप न्याय योद्धा बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप न्याय योद्धा बनने के लिए तैयार हैं तो इस लड़ाई को हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। आप अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आपने आखिरी खून के बूंद तक लड़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और सबसे आखिरी चीज, आज अगर इस मंच पर खड़ा होकर के प्रत्याशी बन करके मैं जब भाषण दे पा रहा हूँ, सरकार के आंख में आंख डाल करके जब सवाल पूछ रहा हूँ, उनकी टैंकों से नहीं घबरा रहा, उनकी ईडी से नहीं घबरा रहा, उनकी बंदूकों से नहीं घबरा रहा, उनकी जेल से हमको नहीं डर लग रहा, क्योंकि हमारे पास संविधान की ताकत है। इसीलिए आज हम हाथ में प्रस्तावना लेकर के आए हैं, इस देश के संविधान की प्रस्तावना लेकर के आए हैं। उस प्रस्तावना की ताकत को हम लोगों को बचा करके रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ करके
हमको स्वतंत्रता दिलाई और स्वतंत्रता सेनानी बने। उसी तरह से उस स्वतंत्रता के बाद जो संविधान बना है, इस संविधान की ताकत से आज आंगनबाड़ी का बच्चा भी कुर्ता पहन करके भाषण दे रहा है। उस संविधान की ताकत को हमको बचाना है। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाई, वैसे संविधान सेनानी बन करके हमको संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। बोलिए, आप संविधान सेनानी बनने को तैयार है? अगर आप न्याय योद्धा हैं, संविधान सेनानी हैं, तो ये हमारा ऐलान है कि अन्याय के खिलाफ न्याय के संघर्ष को हम जरूर जीतेंगे।